हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मैं बाजार की बात करूं तो एक बार फिर से आज हमारे बाजार में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आज हमें 155 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स में आज हमें 465 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो आज हमें बैंक निफ्टी में 254 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पिछले 2 दिन के डेटा के ऊपर कि डेटा में हमें किस तरह से बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे सेटअप के ऊपर, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग स्किल काफ़ी बेहतर हो सकती है और आप देखने के बाद आप चाहें तो आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं आज के बाजार की। तो आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि आज हमें मार्केट में ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिली है। मार्केट यहाँ से ओपन होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। अभी बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें कल किस तरह के मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले हम कुछ डेटा को देख लेते हैं। हम आज के ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख लेते हैं, साथ ही साथ हम जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, FIIs हैं, जो प्रो हैं, उनके हम डेटा को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में हमें किस तरह के मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के ये सारे बार देख रहे हैं और अगर आप इस बार को देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे साफ हमें दिखती है कि आज हमें अच्छे खासे मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं। और मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। ये सारे जो ग्रीन बार है ये कॉल के हैं और इधर ये पुट के दिख रहे हैं। पुट भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉल आज हमें बहुत अग्रेसिव सेल होता हुआ देखने को मिला है और आप ये डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं आज की बात करूँ तो ये आज का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये, और आज सिर्फ कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं 7 करोड़ 26 लाख। सिर्फ आज कॉल ऑप्शन 7 करोड़ 26 लाख सेल किए गए हैं। मैं पुट की बात करूँ तो पुट आज बहुत ही कम सेल किया गया है और ये है 1 करोड़ 52 लाख। ये पूरा ओपन इंटरेस्ट इस सप्ताह के वीकली एक्सपायरी का है, यानी कि 4 नवंबर की वीकली एक्सपायरी का है निफ्टी का। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 21 करोड़ 63 लाख और मैं पुट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट का 10 करोड़ 79 लाख। इसलिए अगर आप पुट कॉल रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का 33% हमें पुट ऑप्शन सेल होता हुआ देखने को मिला है और कॉल की बात करूँ तो टोटल ओपन इंटरेस्ट का 67% कॉल ऑप्शन सेल होता हुआ हमें देखने को मिला है और पुट कॉल रेशियो यहाँ पे हमें दिखता है 0.50 का। ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश माना जाता है। तो अभी हमने देखा ओपन इंटरेस्ट का डाटा कि ओपन इंटरेस्ट में हमें आज किस तरह से बदलाव होता हुआ दिखा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट में कितना अंतर है। अभी हम बात करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, FIIs हैं, जो प्रोज हैं, उनके डेटा क्या कहते हैं, वहाँ पर हमें किस तरह का बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसे एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम व्यू लेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में हमें किस तरह के मूवमेंट्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा सेटअप ज़्यादातर यूज़ करता हूं। मैं तो 3-4 सेटअप यूज़ करता हूं, उसमें से जो बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है उसके ऊपर भी हम आज बात करने वाला है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप होने वाला है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर FIIs के डेटा को देख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या पोजीशन है FIIs का, तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर को हमें ऑप्शन के पोजीशन में किस तरह की एक्टिविटी होते हुए देखने को मिली है, FIIs ने किस तरह के पोजीशन बनाए हैं। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि FIIs ने 30 अक्टूबर के दिन काफ़ी बड़े मात्रा में पुट ऑप्शन को बाय किया है और ये है 74,000 से ज़्यादा पुट ऑप्शन बाय किया है। मैं कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल उन्होंने सेल किया है। यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन उन्होंने सेल किया है और ये सेल किया है कॉल ऑप्शन 27,000 के आसपास, यानी कि 74,000 के आसपास उन्होंने पुट ऑप्शन को बाय किया है और 27,000 के आसपास कॉल ऑप्शन सेल किया है। ये मार्केट में बेरिशनेस को दिखाता है। यहाँ पे पुट ऑप्शन उन्होंने बाय किया है। अभी हम अगले डेटा की बात करें तो ये है फ्यूचर का पोजीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FIIs पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लगातार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मात्रा में फ्यूचर को बाय कर रहे थे। ये दिखता है ये डेटा कि फ्यूचर को वो बाय कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर को एक बार फिर से शॉर्ट किया है। मैं इनके फ्यूचर की नेट पोजीशन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इनके फ्यूचर का नेट पोजीशन और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। मार्केट इस लेवल से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो फ्यूचर के पोजीशन थे, जो शॉर्ट थे, यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिले हैं
और मार्केट इस लेवल में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिखता है कि ये एक बार है और उसके बाद अगला बार यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे फ्यूचर की जो पोजीशन है FIIs की तरफ से शॉर्ट अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं प्रो की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप प्रो का डेटा देख सकते हैं, ये पिछले दिनों का है, यानी कि ये 30 अक्टूबर का हम डेटा देख रहे हैं। इस डेटा में भी दिखता है कि प्रो ने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है अच्छे खासे मात्रा में और कॉल ऑप्शन सेल किया है। ये दोनों पोजीशन दिखाता है कि मार्केट में गिरावट होने वाली है। ये व्यू है प्रो का। प्रो की मैं बात करूँ, ये प्रो होते कौन है? ये ब्रोकर होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, ये खुद के लिए ट्रेड करते हैं। ये दूसरे के ब्रोकर में जाकर के अकाउंट नहीं खोलते, जैसे हम एज अ क्लाइंट, एज अ रिटेल ट्रेडर जाकर के हम किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं। जो प्रो होते हैं खुद के लिए काम करते हैं। वो हो सकता है कि बैंक हो या फिर वो एक ब्रोकर भी हो सकते हैं। इनके अगले पोजीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप प्रो का डेटा देख रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर के बाद से प्रो यहाँ पे बेरिश हमें दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट के पोजीशन बनाए हैं और इस पोजीशन को बढ़ाया भी है। तो दोस्तों अभी हम वापस आ गए हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर और मैं कल के ट्रेड प्लान की बात करूँ तो मार्केट में अगर हमें कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट कल अगर यहाँ पे ओपन होता है या फिर अगर हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और इन दोनों कंडीशन में मार्केट अगर इधर आता है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे एक 5 EMA का सेटअप दिखता है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में जो अभी हमने डेटा देखा है वो बेयरिश है। जो FIIs हैं, जो प्रो हैं, उनके जो डेटा अभी हमने देखे हैं वो हमें बेयरिश दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आती है इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। दूसरे कंडीशन की बात करूँ तो मार्केट में अगर हमें कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होती है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद और ऊपर चला जाता है, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन हमें दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर 5 EMA का सेटअप मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तो दोस्तों कल के लिए ये जो जोन है मेरे लिए नो ट्रेड जोन होने वाला है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है, इधर कहीं ट्रेड कर रही है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। और मार्केट अगर यहाँ पे आती है, इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आती है, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। यहाँ पे अगर सप्लाई जोन में जाती है, इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आती है, तो मैं यहाँ पे इसके बाद एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन अभी हमने देख ली है। दोस्तों मैं तीसरे कंडीशन की बात करूँ तो मार्केट में अगर हमें कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट नीचे आती है, मैं बीच में नहीं देखूंगा। मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल के पास में आती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख, वो है आपको स्ट्राइक प्राइस पे, इस एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन ज़्यादा बेचे जा रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन ज़्यादा बेचे जा रहे हैं, इसे चेक करना है। इसे अगर आप देखना चाहते हैं, इसे आप समझना चाहते हैं, तो मैंने 29 तारीख का डेली एनालिसिस का वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि कहाँ पर देखना है, क्या देखना पड़ता है। आप उस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। मैंने जेन्युइनली तरीके से बताया, जेन्युइन तरीके से बताया, और वहाँ पे मैंने डेटा भी दिखाया है कि किस तरह से हम इस डेटा का यूज़ करके ट्रैप से बच सकते हैं। मैं कल की बात करूँ तो इस लेवल में, इस सपोर्ट लेवल के आसपास में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान अगर मुझे दिखता है कि कॉल की तुलना में पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस कंसोलिडेशन, इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो ही मैं यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मुझे दिखता है कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पे कॉल ऑप्शन ज़्यादा बेचे जा रहे हैं और अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है तो मैं उस ब्रेकआउट को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल्स में समझाया है 29 अक्टूबर के डेली एनालिसिस वीडियो को। अगर आप उसे देखेंगे तो इतना आसान है कि आप आसानी से एक बार में ही समझ सकते हैं और ये आपके स्किल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकती है। मैं ऑप्शन ट्रेडर से कहता हूँ कि हमें इंडिकेटर को थोड़ा कम वेटेज देना है, हमें डेटा को ज़्यादा वेटेज देना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं जितना चार्ट को वेटेज देता हूँ उतना मैं डेटा को वेटेज देता हूँ। तो ये है मेरे कल के प्लान। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं उस सेटअप की जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये मेरा बहुत ही अच्छा सेटअप है और शुरू के 1 घंटे में अगर ये सेटअप बनता है तो ये मेरे लिए अच्छा खासा काम करता है। ये सेटअप कौन सा है अभी एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सेटअप है 5 EMA का सेटअप। इसके कुछ रूल्स हैं, आप इसे सबसे पहले समझ लीजिए। इसे हर जगह हमें यूज़ नहीं करना है, कौन से कंडीशन में हमें यूज़ करना है इसके बारे में आप इसे एक बार ध्यान से समझ लें और उसके बाद चाहे तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको 5 EMA के सेटअप के बारे में पता होगा। जो लोग नए हैं उन्हें मैं जल्दी से एक रिकैप देता हूँ। हालांकि इस सेटअप के बारे में हमने कई बार बात की, एक बार मैं आपको जल्दी से फिर से बता देता हूँ कि 5 EMA का सेटअप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे EMA। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम इसे क्लिक करेंगे
और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें 9 का दिखता है, इसकी सेटिंग को चेंज करके हम 5 कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने 5 EMA का सेटअप लगा लिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये इसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस इंडिकेटर का यूज़ करके, इस सेटिंग का यूज़ करके हम सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। यहाँ पे हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। इसके मैं रूल्स की बात करूँ तो रूल्स बहुत ही सिंपल है। जो कैंडल, जितनी भी कैंडल है EMA की लाइन को टच करके बन रही है, अगर इस कैंडल ने, किसी कैंडल ने EMA की लाइन को टच किया है तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप अभी बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर कोई ऐसी कैंडल है जो इस EMA की लाइन को टच नहीं कर रही, इसके ऊपर बन रही है, तो यहाँ पे ये मेरा अलर्ट कैंडल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल ने EMA की लाइन को टच नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल ने EMA की लाइन को टच नहीं किया, तो यहाँ पे ये मेरा अलर्ट कैंडल होने वाला है। अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन आता है, ये एक अलर्ट कैंडल है, अगर इस कैंडल का अगर ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, मान लेते हैं कि ये कैंडल है, इसने EMA की लाइन को टच नहीं किया, ठीक है, ये EMA की लाइन है, तो ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल है। तो अगर अगली बार मार्केट में अगर इस कैंडल के नीचे अगर बाजार निकलती है, अगला कैंडल इसके नीचे निकलता है, तो यहाँ पे मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। इसका स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर का ही होता है। तो ऐसे में ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल थी। ये जो ग्रीन वाली बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल थी। लेकिन मार्केट यहाँ पे हमें इसके नीचे आते हुए देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगली जो कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसने भी ग्रीन लाइन को टच नहीं किया, तो अब ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल नहीं रही। ये जो ग्रीन कैंडल जो मेरे लिए अलर्ट कैंडल थी, अब ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल नहीं रही है। अभी मेरा अलर्ट कैंडल ये है क्योंकि इसने भी EMA की लाइन को टच नहीं किया। तो यहाँ पे अभी ये जो रेड कैंडल है, ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल के रूप में काम करने वाली है। और इस अलर्ट कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होता है, ठीक है। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा डाउन साइड का ट्रेड बनता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो हर एक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और प्रॉफिट भी हिट होते हैं। इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस छोटा होता है, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बड़ा होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके जो एंट्री के रूल है मैं आप सबको समझा पाया हूँ। लेकिन अभी हमें देखना है कि कौन से कंडीशन में हम ट्रेड में एंटर होने वाले हैं। ये दिन भर में 4-5 बार बनती है, तो हमें हर बार जाकर के ट्रेड नहीं करना है। कुछ इसके खास कंडीशन है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पहले कंडीशन की बात करूँ तो अगर मार्केट पिछले दिन जहाँ पे क्लोज हुई है, अभी हमें अगर 5 EMA का सेटअप बनता है तो उस क्लोजिंग के ऊपर बनना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में अगर हमें ये क्लोजिंग की कैंडल है, मार्केट हमें कल यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिली है और इसके ऊपर हमें 5 EMA का कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। ये सेटअप हमें इसके ऊपर बना है, तो यहाँ पे ये मेरा पहला कंडीशन होता है। इस तरह की कंडीशन बनती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैं दूसरे कंडीशन की बात करूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे हमें क्या देखना है। दोस्तों, पिछले दिनों मार्केट में हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है और अगर मार्केट में कल हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर मार्केट इस लेवल में कहीं ओपन हो जाता है नीचे में, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा। सबसे पहले देखूंगा कि मार्केट में हमें 3-4 ठीक ठाक कैंडल बनते हुए देखने को मिलनी चाहिए, या फिर मार्केट में हमें अपसाइड के लिए गैप डाउन के बाद, जहां से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, वहां से मुझे 60 से 70 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए और ये पहले 1 घंटे में ही होना चाहिए। अगर 1 घंटे में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद ऊपर जाती है 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट ऊपर जाती है पहले 1 घंटे में, और उसके बाद मुझे अगर यहाँ पे 5 EMA का सेटअप बनते हुए देखने को मिलता है, तो भी मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैं तीसरे और आखिरी कंडीशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अभी मार्केट के स्ट्रक्चर की, कि मार्केट में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ और मैंने इसको कई बार आपको समझाया भी है। तो मार्केट में एक डाउन मूव आता है, मार्केट नीचे आती है, उसके बाद हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है और इस सपोर्ट लेवल का, जहाँ पे पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था, इस सपोर्ट का हमें ब्रेक डाउन होता हुआ देखने को मिलता है और मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाती है। और अगली बार जब मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर अगर मुझे इस लेवल में जहाँ पे सपोर्ट था मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाली है और यहाँ पे मुझे अगर 5 EMA का सेटअप दिखता है तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में हमें किस तरह के ट्रेड बने होंगे अगर हमने इस तरीके से ट्रेड किया होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई कंडीशन नहीं बना, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ऊपर नहीं जाती है, नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर मेरा कोई सेटअप एक्टिव होता हुआ नहीं दिखता है। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद यहाँ पर जाती है, तो ये कितना रेंज है,
यहाँ पे भी हमारा सेटअप एक्टिव नहीं है। मार्केट में यहाँ की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे अगर गैप यहाँ पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने पिछले दिन जहाँ मार्केट क्लोज हुई थी यहाँ पे इसके ऊपर निकली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 95 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें इस तरह की कंडीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा हमें एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और प्रॉफिट हमें बड़े मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और आगे इस तरह के एनालिसिस को देखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ और जो ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसे प्लीज़ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे, आप इसे टिप के तौर पे नहीं लेंगे। धन्यवाद।